जय हिंद मेरे सभी साथियों को। मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि एसएससी जीडी में 24, 25 और 26 नवंबर के में से कुछ पूछे गए थे। ठीक है ना, मेरे पास जो कुछ आए हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, फीडबैक आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु पर 10% और 20% की लगातार छूट दी जाए, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। देखो सबसे पहले मैं आप इसमें बता दूं आपको कि छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर दी जाती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखें कि जो भी छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है ना, मार्क प्राइस पर। तो अपन मार्क प्राइस अपन इसमें वैसे दिया हुआ है, पर अपन इसको 100 मान के चलते हैं कि मार्क प्राइस 100 रुपये है। ठीक है ना, अपना अंकित मूल्य 100 रुपये। ठीक है, अब 100 रुपये पर 10% 20% की लगातार छूट दी जाएगी। सबसे पहले 100 रुपये पर 10% की छूट देते हैं, 10% की छूट दी जाएगी। तो 100 रुपये में 10% की छूट कितना, 90। ये तो डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। अब देखो 90 पर भी क्रमागत बोला है, मतलब छूट के बाद छूट, तो 90 पर ही अपन को 20% निकालना है, तो 90 का ही 20% अपन निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 मतलब 18 छूट दी गई 90 पर, तो कितना बचेगा, 72। बेची कितने पर, 72% पर। मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु है वो 72 पर बेची जा रही है। अब अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, 100 रुपये अपन माना था, अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1600 रुपये, मतलब 100 की वैल्यू अपन को दे दी 1600 रुपये। ठीक है ना, एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डायरेक्टली अपन 72 को भी फाइंड कर सकते हैं, पर अपन एक की वैल्यू फाइंड करके 72 की कर सकते हैं। ये एक की वैल्यू फाइंड हो गई 1% की, अपन 72 करना है तो 72 इधर से भी इंटू कर दो, 72 इधर से भी इंटू कर दो। ठीक है, अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 72, हाँ, तो अपन इसको करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपन इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 दूनी 32 की 2 हासिल का 3, 16 सती 112 और 3 115। मतलब वो वस्तु को 1152 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जा मतलब इतनी छूट यदि उसको दी जा रही है तो वो 1152 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है ना, विक्रय मूल्य फाइंड करना था, ये विक्रय मूल्य अपना आएगा 1152 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। अभी तक की बात करें तो अपन, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे थे, आज भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, देखो अभी तक मुझे एल्जेब्रा से क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो अर्थमेटिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें अपन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, 20% और 40% अधिक है। आगे क्या बोला है, तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो फाइंड क्या करना है, तो बताइए पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो दो संख्याएं दी हुई है, उसकी तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। दो संख्या है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अपन मान लेंगे कोई सी भी 100। जो अपन को नहीं पता है वो अपन को 100 मान के करते हैं, आसानी से कर पाएंगे अपन। तो तीसरी संख्या अपन मान लीजिए, ये कौन सी तीसरी संख्या है, थर्ड संख्या। तीसरी संख्या है, दो संख्या है तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक, मतलब दूसरी संख्या 20% है और तीसरी संख्या 40% अधिक है। तो 20% अधिक मतलब 120, 40% अधिक मतलब 140, 100 माना इसलिए। तो जो ये दूसरी संख्या आ गई अपनी, और ये पहली संख्या, ये पहली संख्या आ गई और ये दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या 20% 40% अधिक है, ये बोला गया है। अब उसमें के अपन को फाइंड क्या करना है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या तो कौन सी है, ये है, और तीसरी संख्या कौन सी है, ये है।
ठीक है ना। पहली और तीसरी संख्या पर पूछी है तो अब इसका अनुपात निकाल सकते हैं। पहली संख्या तो क्या है 120 और तीसरी संख्या क्या है 100। अब इसको अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 6:5, मतलब 6:5 रहेगी पहली और तीसरी संख्या का अनुपात। ठीक है ना, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ही पूछा था तो पहली ये है तीसरी ये है, अपन तीसरी से माना था ना। तो अब देखो इसमें डाउट करने के लिए 5 और 6 भी आएगा, बट अपन को जो बोला गया है वैसे अपन को सॉल्व करना है। दो संख्या है, तीसरी संख्या से बोला है, तीसरी संख्या अपन ने माना है तो तीसरी संख्या नीचे आएगी। ठीक है ना, आयो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कोई किससे है, साधारण व्यास से। साधारण व्यास से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से, कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से, कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ये अपन को फाइंड करना है। देखो ये तो अब इसमें मैं बता दूं, देखो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अंतर बताता हूं मैं। यदि किसी संख्या में कोई से भी क्वेश्चन में यदि आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया जाए, क्या फाइंड करना है, तो आप अपन को हमेशा आप क्या फाइंड करेंगे, साधारण ब्याज। मतलब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें अपन को नहीं बोला गया कि साधारण ब्याज से फाइंड करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है, तो यदि नहीं बोला गया तो उसको अपन साधारण ब्याज मानकर ही सॉल्व करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें साधारण ब्याज का। अपन को फाइंड करना है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र आपको शायद पता होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। ठीक है ना, अब अपन क्या करना है, 8% अपन को वार्षिक क्या दे दी, दर दी हुई है, सिर्फ अपन को दर दी हुई है तो दुगनी हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, 100 मानते हैं अपन तो 100 से 200 हो रही है, 100 से दुगनी हो रही है मतलब 200 हो रही है, तो कितना साधारण ब्याज मिल रहा है 100 रुपए। ठीक है ना, तो 100 साधारण ब्याज के यहाँ पे 100 रुपए। तो अपन देखो मतलब वह धनराशि अपन ने सिर्फ उसको मान ले, वह धनराशि 100 रुपए है, अपन 100 रुपए मान के चलते हैं। ठीक है ना, 100 रुपए मान के चलते हैं, 100 रुपए से 200 रुपए हो रही, कितना साधारण ब्याज मिल रहा है 100 रुपए, तो साधारण ब्याज की जगह पे 100 रुपए रख देंगे। मूलधन अपन कितना माना था 100 रुपए, यहाँ भी 100 रख देंगे। दर अपन को दी हुई है 8% और समय अपन को निकालना है और 100 ये सूत्र में है। ठीक है, तो अब अपन को इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, ये 8 इधर है, इधर जाके बटे में आ जाएगा 100/8 हो जाएगा। फाइंड अपन क्या करना है, n तो n यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 4 से अपन करते हैं, 4 दूनी 8 और 25, अब 25 का आधा करेंगे तो 12.5 वर्ष, मतलब समय क्या हो जाएगा 12.5 वर्ष। मतलब वह धनराशि 12.5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी जब 8% उसको वार्षिक ब्याज की दर से देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन ऐसे आसानी से सॉल्व होने वाले आ रहे हैं और जो डेटा दे रहे हैं ना वो भी सिंपल सा दे रहे हैं। अब क्या बोला है, देखो 20% लाभ पर कोई वस्तु 1800 रुपये में बेचेगी। 20% लाभ पर कोई वस्तु 1800 रुपये में बेची गई। ठीक है, यदि उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचा जाए, यदि उस वस्तु को 1600 रुपये, सॉरी 1500 नहीं है 1600 रुपये में, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे 1600 लिखा है, 1600 रुपये में बेचा जाए तो तब, तो नहीं है यहाँ पे तब लिख दो, लिख सकते हैं आसानी से, तो समझ में आ जाएगा। तब उसका लाभ या हानि % निकालो, तब उसका लाभ या हानि % बताइए। मतलब इस पूरे लेन देन में उसको क्या लाभ या हानि हुई ये अपन को फाइंड करना है। देखो अब 20% लाभ पर कोई वस्तु बेच रही है, कितने में बेच रहा है 1800 रुपये। 20% लाभ पर मतलब 120 में बेच रहा है, तो 120% की अपन को वैल्यू दे दी कितनी 1800 रुपये। 120% की वैल्यू अपन को दे दी 1800 रुपये। ठीक है, 120% की वैल्यू 1800 रुपये, मतलब ये विक्रय मूल्य अपना। ठीक है, विक्रय मूल्य
ये विक्रय मूल्य अपना। अब उसको अपन का क्रय मूल्य निकालेंगे कितने में, वो क्रय मूल्य निकालेंगे तो मतलब 100% की वैल्यू निकालेंगे, वो अपन क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अपन इसका 100% निकालते हैं पहले तो कि वो खरीदे कितने में गई थी। तो इसका अपन 100% निकालेंगे तो 1% तो कितना हो जाएगा 1800 बटा 120, 1% हो गया। अब 100% निकालते हैं, 100 इधर से भी इंटू और 100 इधर से भी इंटू, ठीक है ना। ये एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि अपन सॉल्व कैसे करते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अपन को इसको सॉल्व करेंगे किससे, 6 से, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब इसको अपन 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 300, ठीक है ना। 300 और 5 मतलब 1500 रुपये। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 1500 रुपये था। ये क्या क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य था 120 पर। क्रय मूल्य 100 रुपये है हमेशा, मतलब अपन 100 मानते ही मान के चलते हैं क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य 1500 रुपये जाएगा। अब क्रय मूल्य 1500 रुपये है, उसको बेचना कितने में, 1600 रुपये में बेचना है। देखो यहाँ पे मैं 1500 लिखता तो 1500 की वैल्यू न लाभ न हानि, एक भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इसमें। बट इसमें अपन को 1600 मान लिया तो 1500 की वस्तु 1600 में बेची गई। कितने % का लाभ हुआ, वैसे 100 रुपये का लाभ हुआ किस पर, 1500 की वस्तु 1500 रुपये पर। हमेशा अपन लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य निकाल दिए, % निकालते हैं 100 से इंटू। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको करेंगे, 5 3 15 और 20। अब 20 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 2/3, मतलब 6 सही 2/3% उसको प्रॉफिट होगा इस पूरे लेन देन में, ठीक है ना। यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर इतने में बेचा जाए और 1600 रुपये में बेचा जाए तो उसको 6 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। इसको अपन दशमलव में लिख सकते हैं, 6 सही 66%। ऐसे भी आ सकता है आंसर में, ऐसे भी आ सकता है, दो में से कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये क्वेश्चन अपना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से है, जो कि रेलगाड़ी वाला है। रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था। क्या बोला था, देखो एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी 50 किलोमीटर की चाल से, एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी 50 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में पूरी करती है, 5 घंटे में पूरी करती है। आगे क्या बोला है, उसे इस दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए, उसे इस दूरी को 4 घंटे में तय, 4 घंटे में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा, ये अपन को फाइंड करना है। मतलब पहले तो इस चाल से चल रहा था, यदि 5 घंटे पहुंच रहा था, बस उसको 4 घंटे में पहुंचना है, तो वो अपनी चाल को कुछ बढ़ाएगा तब जाके वो 4 घंटे में पहुंचेगा, ठीक है ना। आसान से बात है कि इसमें कुछ जो अपना 50 है तो अपना आंसर बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। एक आधा ऑप्शन तो 50 से नीचे देगा तो वो तो हमेशा के लिए कट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपने 5 घंटे की दूरी को 4 घंटे में कवर करना है तो अपन को स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। चलिए अपन इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या निकालते हैं कि दूरी कितनी है, टोटल दूरी कैसे निकालेंगे। 50 किलोमीटर पर आवर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है, तो 50 किलोमीटर के हिसाब से पर घंटे की किलो हिसाब चल रहा है, 5 घंटे में तय कर रहा है। तो अपन कितना इसको हो जाएगा, 25 मतलब 250 किलोमीटर, मतलब वो दूरी 250 किलोमीटर थी। अब 250 किलोमीटर की दूरी उसको 4 घंटे में तय करना है, तो अपन 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड तो 6 बचा कितना, 1 4 दूनी 8, फिर बचा कितना 2 25 62 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये इस चाल से उसको चलना होगा तब जाके वो 4 घंटे में तय करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, 62 सही, मतलब 62.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, सेम टू सेम ऐसा, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन था ऐसा, इसमें एक डेटा कुछ अलग था। उसमें पूछा गया था कि अपनी जो चाल है को कितना बढ़ा दे कि वो इतने घंटे पहुंचे। मतलब अभी इसमें तो पूछा गया था किस चाल से चलना होगा, तो इस चाल से चलना होगा। एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कितनी चाल बढ़ा दे, तो 50 तो पहले था, 62 अब होगा कितनी चाल बढ़ा दे, 12.5 पर,
पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये उस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इनका अपन को डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले 50 था, बाद में 62.5 था, ठीक है ना। डेटा को कुछ इधर उधर था, बट हाँ अपन को ये समझना है कि पहले 50 था, बाद में इतना हुआ, कितना बढ़ाया उसने 12.5, ठीक है ना। तो मतलब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर इनका डिफरेंस रहेगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, अड़तीस 3850 में कौन सी ऐसी वस्तु है, देखो सिंप्लीफिकेशन से सवाल था। 3850 में कौन सी ऐसी संख्या, कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए, और इसमें जोड़ी जाए घटाई जाए क्या था अपन, जोड़ी जाए ले लेंगे, ठीक है ना। घटाई जाए भी मैं उसको बता दूंगा। जोड़ी जाए, कोई सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि वह 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो जितनी संख्या दी हुई है किससे किससे विभाजित होना है, तो उन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का क्या मतलब हुआ कि इन सब का जितना एलसीएम लेंगे ना, वो संख्या जो आएगी, वो संख्या यदि इससे अपन डिवाइड करेंगे तो वो तीनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम का मतलब यही होता है कि एलसीएम में जितनी संख्या छुपी रहती है वो सारी संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब इन तीनों का अपन एलसीएम लेते हैं, 2 3 और 4, इनका एलसीएम अपन लेंगे तो कितना आएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि जो सबसे बड़ी संख्या उसका इंटू करते जाते हैं, और जब तक इंटू करते जाते हैं जब तक तीनों से डिवाइड ना हो जाए। तो अपन इसका 2 से इंटू करते तो 8 होगा, 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। इसका करेंगे 12 हो जाएगा, 12 4 से, 3 से 2 से तीनों से जा रहा है, तो अपन इसको 12 ले लेंगे, मतलब 12 एलसीएम हो जाएगा अपना, ठीक है। अब 12 हो जाएगा तो अपन को पूर्णतः विभाजित करना है, तो 12 का मतलब जो 3850 में 12 का अपन डिवाइड करके देखेंगे कि जो कितने में बार जा रहा है और कितना बच रहा है। जितना बचेगा ना, तो छोटी छोटी संख्या अपन को निकालना है, तो अपन 12 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो 12 से इसको करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 3 बचा 2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 बचा 1, तो 12 और इधर 10 बचा, मतलब इसमें 2 अपन जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 कम 12, इसमें क्या मतलब 10 है, तो कितना जोड़ना है, जोड़ना बोला था तो अपन को 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब अपन को 3850 में यदि अपन 2 जोड़ दें तो अब 3852 है, ये पूर्णतः विभाजित होगा इन तीनों संख्या से। अब चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जोड़ने का दिया हुआ था, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जिसमें घटाया हुआ, मतलब कौन सी छोटी छोटी घटाई जाए, संख्या घटाई जाए कि इतने से विभाजित हो जाए। तो अपन इसमें देखो, इसमें क्या था 10 आ रहा था, तो अपन छोटी छोटी संख्या वही होती है जो 10 है ना, क्योंकि अपन 10 पूरी घटा देंगे तो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पर अपन इसमें यदि और अपन जोड़ते हैं तो 2 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि घटाना यदि यहाँ दिया है तो उसका आंसर 10 रहेगा, और यदि जोड़ना दिया है तो उसका आंसर ये 2 रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन यदि आपको एक बार क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार आप वीडियो आप देख लेना, ठीक है ना। और भी फिर भी नहीं आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन से है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने क्या बोला है, एक बोला है अपना क्या, टाइम एंड वर्क, सही क्वेश्चन था। क्या है, 16 आदमी 6 घंटे काम करके, 16 आदमी 6 घंटे काम करके 16 आदमी 6 घंटे काम करके किसी काम को 24 दिन में, किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो बताइए 12 आदमी 8 घंटे काम करके, तो बताइए 12 आदमी 8 घंटे काम करके 8 घंटे काम करके उसे कितने दिनों में पूरा कर दें, उसे कितने दिनों में
पूरा करेंगे, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने अपने जो टाइम एंड वर्क वाले का चैप्टर है ना उसमें बताया हुआ है कि देखो ये ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अपने पास एक फार्मूला है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, क्या है, MDH बटा वर्क और MDH बटा वर्क 2, तो M1 D1 H1 M2 D2 H2। ठीक है, ये क्वेश्चन ये अपना फार्मूला है। इस फार्मूला अपन को जितने भी अपने मान है वो सारे रख देंगे, तो अपना जो भी अपन को फाइंड करना है उसको x मान के अपन सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। कैसे, देखो M1 मतलब आदमी, मेन 16 आदमी 8 घंटे काम करते हैं, आवर 6 आवर, 6 घंटे काम करके 6 आवर है ना 6 घंटे, तो 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 24 यहाँ पे मेन की जगह पे अपन 16 रख दिया, ये घंटे की जगह पे अपन को 6 रख दिया ये, और 24 की जगह पे अपन को डे की जगह पे 24 रख दिया। ठीक है, अब वर्क है, वर्क को अपन 1 मान लेते हैं। आगे बात करते हैं कितने मेन दिया हुआ है, बाद में 12 आदमी 12 मेन 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो डे को अपन मान लेते हैं D1 ही मान लो या X मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, D2 अपन को फाइंड करना है, W2 अपन ने मान लिया 1। अब देखो अपन को सिर्फ इसमें D2 फाइंड करना है, बाकी अपन को सब डेटा दिया हुआ है। अब D2 को इधर रखेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे, तो 16 × 6 × 12 बटा 12 × 8 बराबर D2, जो अपन को फाइंड करना है। अब इसको आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी 8 से ये 16 कैंसिल करेंगे कितना, 2 बार, और या 6 से 2 बचा, तो 6 दूनी 2 × 6 कितना 12, मतलब 12 दिन में उनको पूरा करेंगे। जब कितने 12 आदमी 8 घंटे काम करेंगे तो उसे 12 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को इस टाइप से करना है तो आसानी से अपन कर सकते हैं। देखो फार्मूले में कुछ नहीं करना, आपको MDH याद रखना है और बटा में वर्क याद रखना है। मतलब M1 D1 H1 और W1, उसके बाद है M2 D2 H2 बटा W2। तो इसमें अपन को डायरेक्ट मान रखेंगे, और जो अपन को नहीं पता या जो फाइंड करना है उसको अपन x मान के या वही मान के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, 12। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताए हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे और याद रहा है कि जो हीरोज फार्मूला है, ठीक है ना, हीरोज फार्मूला पर भी अपने को पूछा गया था, मतलब 3 भुजाएं दी हुई थी, उसका हीरोज फार्मूला में मान रख के डायरेक्टली उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक मन से हीरोज फार्मूला का एक बता देता हूँ। सडनली मुझे याद आया कि हाँ, हीरोज फार्मूला पर भी क्षेत्रफल फाइंड करने का था। देखो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, क्या हीरोज फार्मूला का, किसी त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 9 सेंटीमीटर, ये तीनों सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, सेंटीमीटर दी जाए। ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की दी जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हीरोज फार्मूला पर कैसा है, हीरोज फार्मूला कब लगता है, जब जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो अपना त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी तीनों भुजाएं मतलब अलग अलग हो। मान के चलो मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज है अपना, ठीक है ना, त्रिभुज है, उसमें एक तो 4 दे दी, एक 5 दे दी और एक 9 दे दी। ठीक है ना, छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, एक सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये तीनों संख्याएं जो भी भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग दिए ना, तब जाके हीरोज फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसी में अपना का हीरोज फार्मूला लगता है। तो हीरोज फार्मूला अपन को मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कर लेना। हीरोज फार्मूला क्या होता है, एस रूट के अंदर एस माइनस ए और एस माइनस बी और s माइनस सी, ये अपना हीरोज फार्मूला होता है। ठीक है ना, आज एस क्या होता है, एस होता है कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसको अपन निकालते हैं s। तो इसमें अपन क्या निकाल देंगे, s 5, 4 और 9 तीनों को अपन करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18 बटे 2 मतलब 9। अब s की वैल्यू 9 आ गई। अब 9 को यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो अपना क्वेश्चन का जो क्षेत्रफल है
मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हीरोज फार्मूला पे डायरेक्टली मान रख के अपन उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब विषम बाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो हीरोज फार्मूला का उपयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके यदि मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसका फार्मूला अलग है त्रिभुज को निकालने का। क्या रहेगा? 1/2 आधार गुणी ऊंचाई। शायद आपको नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा यदि विषम बाहु त्रिभुज है तो हीरोज फार्मूला लगेगा, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको इससे हेल्प मिली होगी। जो यदि आपके आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो आप ऐसे क्वेश्चन करके जाएं जिससे आपको वहाँ पे क्वेश्चन बने, और आप जो गलत पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको ना पढ़ के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही क्वेश्चन पढ़े, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।